तो फोन पर थोड़ा तेज आवाज में कहता है, हेलो हेलो सर। जिससे रुद्र का ध्यान अमन पर जाता। वो अपना सिर झटकते हुए हड़बड़ा कर कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं अन्या। अन्या नाम सुनकर अमन आश्चर्य से कहता है, सर अमन। रुद्र खुद की ही बात पर झेप जाता है और जल्दी से कड़क लहजे में कहता है, क्या फर्क पड़ता है, जो काम दिया उस पर ध्यान दो। इतना बोलकर रुद्र फोन काट देता है। अमन हैरानी से अपने फोन को देखकर कहता है, अब बॉस को क्या हो गया, अभी तो ठीक थे। इतना बोलकर अमन वापस से अपने काम में लग जाता है। वही रुद्र जल्दी से अपना कोट उठाकर बिना अन्या से नजरें मिलाए जाने वाला होता है कि तभी उसे पीछे से अन्या की प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, जी सुने। अन्या के ऐसे कहने पर रुद्र के कदम रुक तो जाते हैं, लेकिन उसके साथ उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। रुद्र को रुका देख अन्या जल्दी से उसके पास आकर अपनी नजरें झुकाए हिचकिचाते हुए कहती हैं, वो वो मुझे आपसे कुछ चाहिए, मतलब मेरा है कि। इतना बोल वो जैसे ही अपनी नजरें उठाकर रुद्र को देखती हैं, तो रुद्र बिना किसी भाव के कहता है, जो कहना है जल्दी कहो, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। रुद्र का ऐसा कहना अन्या को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो उसके नेचर से अब कुछ कुछ वाकिफ हो गई थी, इसलिए वो जल्दी से कहती हैं, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, वो कुछ जरूरी चीज लेनी थी। अन्या के ऐसे कहने पर रुद्र उसे देखता है और जल्दी से अपने वॉलेट से 2 कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, लो, इससे जो लेना है ले लो, तुम्हारी हैसियत से तो कहीं ज्यादा लिमिट है, लेकिन अगर कम पड़े तो बता देना और मिल जाएंगे। अन्या को रुद्र की बातें काफी बुरी लगीं, लेकिन ज्यादा ध्यान न देते हुए वो सीधे लफ्जों में कहती हैं, मुझे इनकी जरूरत नहीं, ये आप अपने पास रखें, मुझे बस 2,000 रुपए दे दे, वही काफी है मेरे लिए। अन्या के ये कहने पर रुद्र अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तुम सच में इतनी भोली हो या मुझे बेवकूफ बना रही हो? तुम्हें पता है इन कार्ड की लिमिट क्या है? इस एक कार्ड से तुम जैसी मैं 50 खरीद सकता हूं। ये बोलते हुए रुद्र आगे बढ़ रहा था, तो वही अन्या पीछे खिसकती हुई दीवार से जा लगी थी। रुद्र ठीक उसके सामने खड़ा होकर उसे घूर रहा था। वो रुद्र की बात सुन उसकी आंखों में देख बिना किसी हिचक के कहती हैं, तो खरीद ले, पर हाँ, मैं बिकाऊ नहीं हूं। आपके पास पैसे हैं जिसकी आपको कदर नहीं है, लेकिन मुझे है। अगर जरूरी नहीं होता तो आपसे पैसे कभी नहीं मांगती। इतना बोलकर वो अपना मुंह फेर लेती हैं। रुद्र को अन्या की बात पर गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपने वार्डरोब रूम में चला जाता है और वहां के लॉकर से नोटों की गड्डियां उठाकर अन्या के हाथ में देते हुए कहता है, ये लो, जरूरत से ज्यादा भीख देना रुद्र राय चौहान की आदत है। इतना बोलकर वो अपने कमरे से बाहर चला जाता है। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसने अन्य से ऐसी बातें क्यों की, शायद अपने बढ़ते जज्बातों को खत्म करने के लिए। वो घर से निकलकर अपनी कार में बैठकर गहरी सांस लेता है, फिर अपना सिर सीट से टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। उसके जहन में अब भी अन्य का चेहरा आ रहा था, जिससे वो रुद्र परेशान सा हो गया था। वो गुस्से अपना हाथ सीट पर मारते हुए मन में कहता है, दूर रहो मुझसे, तुम्हारा मुंह पर कोई हक नहीं है। बस कुछ महीने और, उसके बाद मैं खुद तुम्हें अपनी जिंदगी और घर से बाहर निकाल फेंकूंगा। फिर वो रिवान को फोन करके कहता है, रिवान, काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, मुझे उस आदमी की इज्जत की धज्जियां उड़ते हुए देखना है, समझे? इतना बोल रुद्र फोन गुस्से में काट देता है और अपना लैपटॉप निकल काम करने में बिजी हो जाता है। वही अन्या अब तक अपने हाथों में लिए पैसों को घूर रही थी। उसे वो नोट खुद की इज्जत पर एक तमाचे जैसे लग रहा थे, लेकिन वो खुद को मजबूत कर जल्दी से नीचे चली जाती और घर के सारे काम निपटाकर रेडी हो जाती हैं। फिर दिग्विजय जी से परमिशन लेने उनके पास जाती हैं। दिग्विजय जी ने अन्या को कार और ड्राइवर को साथ ले जाने को कहते हैं, इसलिए वो मना नहीं कर पाती हैं। कार में बैठकर अन्या ड्राइवर को एक लोकल मार्केट में जाने को कहती हैं। ड्राइवर उसकी बात सुनकर एक बार कंफर्म करते हुए कहता है, मैम, आप सुनिश्चित हैं हमें लोकल मार्केट ही जाना है? अन्या हाँ में सिर हिला देती है। ड्राइवर को काफी आश्चर्य हो रहा था कि इतने बड़े खदान की बहू रुद्र राय चौहान जैसे अमीर बिजनेसमैन की पत्नी एक लोकल मार्केट जाना चाहती हैं। ऐसी अमीर औरतें तो हाई क्लास मॉल और डिजाइनर शोरूम ही जाया करती हैं। ड्राइवर कार मार्केट से कुछ दूरी पर रोक कर कहता है, मैम, इसके आगे कार नहीं जा पाएगी, आपको पैदल ही जाना होगा।
अन्या हाँ में सिर हिलाकर जाने लगती है तो ड्राइवर साथ आने को कहता है, लेकिन अन्या उसे मना करके उसे वहीं रुकने को कहती है और खुद वहां से मार्केट के अंदर चली जाती है। तंग गली होने के कारण मार्केट में काफी भीड़ थी। अन्या को वहां आकर कुछ अपने पुराने पल याद आने लगते हैं, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है। वो जल्दी से अपना जरूरत का सामान खरीद कर जैसे ही बाहर आती है कि तभी अचानक साइड से आती ऑटो से उसे टक्कर आने वाली होती है, पर तभी कोई उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अन्या डर से अपनी आंखें बंद करके वहीं खड़ी रहती हैं, पर सामने वाला शख्स अन्या को देख मुस्कुरा रहा होता है। अन्या अपनी आंखें धीरे से खोलकर जब अपने सामने मुस्कुराते शख्स को देखती तो हैरान होकर कहती हैं, आप? ये और कोई नहीं, विक्रम मेहता था जो अन्या को देखकर मुस्कुरा रहा था। अन्या के हैरान चेहरे को देखकर विक्रम अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, आपको मैं याद हूं, ये जानकर मुझे खुशी हुई। विक्रम की बात सुन अन्या उसे अजीब सा लुक देती है, तो विक्रम बात बदलते हुए अपने आसपास देखते हुए कहता है, वैसे चौहान परिवार की बहू लोकल मार्केट में कुछ ज्यादा शॉकिंग नहीं है। अन्या उसकी बात सुन आगे बढ़ते हुए कहती हैं, मेरा भी सेम ख्याल आपके बारे में है। मेहता परिवार तो इतना लो नहीं कि उनके बेटे को लोकल मार्केट आना पड़े। इतना बोल अन्या आगे बढ़ जाती है, लेकिन विक्रम को उसकी इस अदा पर मुस्कुरा उठता है। वो भी जल्दी से उसके पीछे आते हुए कहता है, अच्छा, वैसे आपने मेरे बारे में क्या सोचा? उसकी बात सुन अन्या रुक कर उसकी तरफ कंफ्यूज होकर कहती है, जी। विक्रम अपनी बात को ठीक करते हुए कहता है, मेरा मतलब हमारी दोस्ती के बारे में। मैंने आपसे पूछा था ना तो? अन्या उसकी बात सुन सपाट लहजे में कहती है, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूं, तो फिर? विक्रम मुंह बनाते हुए कहता है, आपने मौका कहाँ दिया एक दूसरे के बारे में जानने का, और वैसे भी मैंने अपना नाम तो बताया ही था। जब ये पता है आपको तो मैं अनजान कैसे हुआ? उसका बचपना देख अन्या को हल्की हंसी आ गई। वो हंसते हुए कहती हैं, आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा बिहेव कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक दोस्ती के लिए। विक्रम उसकी हंसी में खोते हुए कहता है, आपके लिए मैं बच्चा बनने के लिए भी तैयार हूं। अन्या उसकी बात सुन हिचकते हुए कहती हैं, जी, क्या कहा आपने? विक्रम अपनी बात पर रियलाइज करते हुए बात बदल कर कहता है, वो सब छोड़े, अगर दोस्ती नहीं करनी तो एक कप कॉफी तो आप पी ही सकती हैं मेरे साथ। प्लीज अब इसके लिए मना नहीं करना, प्लीज प्लीज। विक्रम के बार बार रिक्वेस्ट करने पर अन्या अंत में हार मानकर हाँ कर देती है। वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन विक्रम की मासूमियत देखकर उसने सकुचाते हुए हाँ कर दी। विक्रम उसकी हाँ सुन चहकते हुए कहता है, तो चले, पास में ही एक कॉफी शॉप है, हम वहां पैदल भी चल सकते हैं। अन्या उसकी खुशी देख बस हाँ में सिर हिलाकर चलने लगती है। अन्या तो सामने देख रही थी, लेकिन विक्रम की नजर बार बार उसके चेहरे पर जा रही थी। वो उसे देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा था और बिल्कुल टीनेज बॉय की तरह अन्या के कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। वहीं अन्या बस सामने देखते हुए शांति से चल रही थी। तभी उसकी नजर कॉर्नर में लगे पनीपुरी के ठेले पर जाती है। उसका दिल वहीं अटक जाता है। बचपन की यादें, कॉलेज की मस्ती, दोस्तों का अड्डा और साथ ही जब भी वो अपने पापा से रूठती थी तो उसके पापा उसके लिए गोलगप्पे लाते थे उसे मानने के लिए। कभी कभी वो खुद घर पर भी बनाया करते थे। ये सब पल याद आते ही अन्या की आंखों में नमी आ जाती है। वो जब से यहाँ आई थी तब से उसकी जिंदगी से ये हसीन पल कहीं खो से गए थे। वही विक्रम अन्या को यूं उदास देख उस ओर देखता है जहां अन्या देख रही थी। उसे आज फिर अन्या के आंखों में वही दर्द दिखता है जो उस दिन उसने क्लब में देखा था, लेकिन वजह उसे अब तक समझ नहीं आई थी। वो अन्या को देखकर कहता है, आप चाहो तो हम कॉफी की जगह गोल गोल पे खाकर अपनी दोस्ती की शुरुआत कर सकते हैं। ये सुनकर अन्या उसकी तरफ देखती है तो वो उसे चलने का इशारा करता है। अन्या अपना सिर हिलाकर ठेले की ओर बढ़ जाती है। विक्रम गोलगप्पे वाले भैया को गोलगप्पे बनाने को कहता है। वही अन्या विक्रम की तरफ देखते हुए कहती है, विक्रम। अन्या के मुंह से अपना नाम सुन विक्रम अपनी गर्दन घुमाकर उसकी तरफ मुस्कुराकर देखता है। अन्या अपनी बात आगे बढ़ाते हुए एटीट्यूड के साथ कहती है, तुम्हें पता है गोलगप्पे खाने का एक रूल होता है? विक्रम अन्या की बात सुन क्यूरियस होकर पूछता है, अच्छा, वो क्या है? अन्या भी अब गोलगप्पे देख एक्साइटेड होते हुए कहती हैं, जो पहले रुकेगा पैसे उसे देने होंगे। विक्रम उसकी बात सुन आश्चर्य से कहता है,
मुझे नहीं पता था कि चौहान परिवार की बहू इतनी कंजूस है। अन्या उसको घूरते हुए कहती है, बहाने बनाने की जगह ये क्यों नहीं कहते? तुम डर गए? विक्रम उसके ऐसे प्रोवोक करने पर अपने शर्ट के शिलीव ऊपर की तरफ रोल करके कहता है, ऐसी बात है तो विक्रम मेहता आज तुम्हें जीत के दिखाएगा। फिर गोलगप्पे वाले भैया की तरफ मुड़कर कहता है, चलो भैया, अब लगाओ। अन्या भी अब काफी एक्साइटेड हो गई थी। आखिर कितने दिनों के बाद वो खुलकर अपनी जिंदगी के ये पल जी रही थी। उसने पहले ही पानी तीखा बनाने को कहा था। विक्रम और अन्या के बीच कंपटीशन शुरू होता है, लेकिन जैसे ही पहला गोलगप्पा विक्रम के मुंह में जाता है, उसकी जीभ जलने लगती है। उसे काफी तीखा लग रहा था, पर जैसे ही उसकी नजर अन्या के चहकते चेहरे पर जाती है, वो कहीं खो सा जाता है। अन्या का मासूम सा चेहरा, जिस पर किसी का भी दिल आ जाए। वो मजे में गोलगप्पे खा रही थी और विक्रम उसे देखते हुए गोलगप्पे खा रहा था। लेकिन 5 से 6 खाने के बाद ही विक्रम की हालत खराब होने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और अब उनमें पानी बहने लगा था। अन्या उसकी ऐसी हालत देख जोर-जोर से हंसने लगी। कितने दिन के बाद वो ऐसे खुलकर हंस रही थी। वहीं विक्रम खुद की परवाह छोड़ बस अन्या में खोया था। अन्या उसकी हालत देख जल्दी से पानी लेकर अपनी साड़ी का पल्लू भिगाकर उसके चेहरे और आंखों को पोंछती है और साथ ही उसे पानी पिलाती है। वही सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल रेड होने की वजह से सारी कार रुक गई थी। उन्हीं रुकी गाड़ियों में से एक गाड़ी में बैठा रुद्र अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके साथ उसका असाइटेंट अमन और आगे की सीट पर जियान और ड्राइवर थे। तभी जियान की नजर रोड के किनारे गोलगप्पे के ठेले पर जाती है, जहां अन्या थी। जियान के मुंह से हैरनी से निकल जाता है, अन्या मैडम यहाँ। रुद्र जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसके कान अन्या सुनकर खड़े हो गए। हालांकि जियान ने काफी धीरे से कहा था, लेकिन रुद्र के कान के लिए बस अन्या का जिक्र ही काफी था। वो अपनी उंगलियां रोक सामने की ओर देखता है। सामने अन्या किसी लड़के का चेहरा अपने पल्लू से साफ कर रही थी और साथ ही काफी हंस हंस कर उससे बातें भी रही थीं। रुद्र को उसका चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन उसकी पीठ से वो ये तो समझ गया कि ये उसके परिवार का सदस्य नहीं है। उसके मन में अब काफी सवाल उठ रहे थे। साथ ही उसका गुस्सा अन्या के प्रति बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वो कुछ कर पता उससे पहले ट्रैफिक सिग्नल हो गया। इसी के साथ ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ा दी। कार के आगे बढ़ने पर हुई रुद्र के जहन में अब भी वही सीन चल रहा था। उसके दिल में एक टीस सी उठने लगी थी। कुछ दूर चलने के बाद रुद्र कार रोकने का इंस्ट्रक्शन देता है। किसी की उससे कुछ भी पूछने या कहने की हिम्मत नहीं होती है। कार रुकने के बाद रुद्र सबको जाने को कहकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से कार को तेज रफ्तार में भगाते हुए निकल जाता है। विक्रम को हारते देख अन्या कहती है, क्या हुआ विक्रम? मेहता तो आज किसी से हारने वाला नहीं था तो फिर? विक्रम उसको देखकर धीरे से कहता है, तुम पर तो पहले ही हार बैठा और आज तुमसे हारकर भी मुझे अपनी जीत दिखाई देती है। अन्या पूछती है, कुछ कहा? विक्रम नमे सिर हिलाकर अपने वॉलेट से 2000 का नोट गोलगप्पे वाले की तरफ बढ़ता है। गोलगप्पे वाले भैया नोट देखकर कहते हैं, साहब, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। विक्रम वो पैसे उसे देते हुए कहता है, रख लो भैया, ये आपका इनाम है, मुझे कुछ खास देने के लिए। ये बोलते हुए विक्रम की नजर अन्या पर जाती है, जो उसे ही देखकर सोचते हुए मन में कहती हैं, लोग भी कैसे कैसे होते हैं। एक को इतना पैसा होने का घमंड है, तो दूसरे में पैसे होकर भी उसकी कदर है। अन्या को खोया हुआ देख विक्रम उससे पुकारते हुए कहता है, कहाँ खो गई आप? कोई और कंपटीशन तो बाकी नहीं है ना आज? विक्रम की आवाज में डर था, जिसे देख अन्या मुस्कुराते हुए कहती हैं, डोंट वरी, आज के लिए इतना, कल की कल देखेंगे। फिर अन्या की बात सुन वो अपने आंखों में शरारत भरकर कहता है, क्या बात है? हमने तो बस आज मिलने का सोचा था, पर आपने तो कल के लिए भी सोच लिया है। क्या बात है? हमारी कंपनी पसंद आ रही है आपको? विक्रम के ऐसे कहने पर अन्या उसे घूर कर कहती है, ज्यादा आगे की सोचने की आपकी आदत है। वैसे काफी लेट हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। बाय। इतना बोलकर अन्या कार की तरफ जाने के लिए मुड़ती ही है, तो विक्रम कुछ सोचकर भागते हुए उसके पास आकर साथ चलते हुए कहता है, वैसे आपने अब तक मेरा जवाब नहीं दिया। अब तो लगता है कि मुझे भी विंटेज क्लब के मेंबरशिप लेनी हो पड़ेगी। विक्रम की बात सुन अन्या हल्का मुस्कुराती है, फिर कुछ सोचकर कहती हैं, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, यू शुड ट्राई।
इतना बोल अन्य कार के पास आ जाती। हैंजा ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। ड्राइवर अन्या को आते देख पीछे का दरवाजा खोल खड़ा हो जाता है। अन्या एक नजर मूडकर विक्रम को देखती एंड जो मुंह फुलाए उसे ही घूर रहा था। वो विक्रम का चेहरा देखकर कार में बैठने की बजाय उसके पास आकर प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती हैं, मिस्टर विक्रम मेहता, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? अन्या का इतना कहना था कि विक्रम की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो जल्दी से अपना हाथ अन्या के हाथ से मिलते हुए कहता है, जरूर। ये सुनकर अन्या बस मुस्कुरा देती है और जल्दी से विक्रम से अपना हाथ छुड़ाकर कहती हैं, ऑल राइट, अब मैं चलती हूँ। घर में दादाजी वेट कर रहे होंगे। बाय। विक्रम खुशी खुशी बाय कहता है। अन्या भी जल्दी से कार में बैठ वहां से निकल जाती हैं। वो इतना खुश था कि वो अपने आसपास लोगों को हक कर उसने से कहता है, वो मेरी दोस्त बन गई, वो मेरी दोस्त है। विक्रम खुशी से पागल हो गया था। वही दूसरी तरफ अन्या घर पर आ चुकी थी। विक्रम के साथ आज अपनी पुरानी लाइफ जीकर उसे कुछ अच्छा लगा। वो अपनी खुशी में मग्न होकर सबके लिए खाना बनती है और सबके साथ हंसी खुशी डिनर करती है। सब काम खत्म होने के बाद जब वो कमरे में आती है तो उसकी नजर खाली कमरे में जाती है। उसे रुद्र की याद आती है, साथ ही उसकी आज की बेरुखी भी याद आती है। वो उदास होकर एक नजर घड़ी को देखती है। काफी वक्त हो चुका था। रुद्र अब तक घर नहीं आया था। अन्या ने सोचा कि ये तो उसकी पुरानी आदत है, जब आना होगा आ जाएगा। इतना सोच वो फ्रेश होकर सोने के लिए सोफे पर चली जाती है, लेकिन उसकी आंखों में नींद ही नहीं थी। उसका ध्यान बार बार अपने सामने खाली बेड पर जा रहा था। शायद कुछ दिनों से उसे सोते जगाते रुद्र को देखने की आदत हो गई थी। अन्य काफी वक्त तक रुद्र का इंतजार करती रही, लेकिन रुद्र अब तक नहीं आया। इंतजार करते करते अन्य की आंख लग गई। सुबह का वक्त था। अन्य शकपकते हुए उठती है और एक नजर घड़ी पर डालती है। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। वो फिर अपनी नजर कमरे में दौड़ाती है, लेकिन कमरा अब भी रात के जैसा था और रुद्र उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर अन्य को कुछ बेचैनी हुई। वो जल्दी से बेड से उठकर वॉशरूम जाती हैं और तैयार होकर नीचे आती हैं। फिर आसपास देखती हैं तो सब शांत था, बिल्कुल नॉर्मल। अन्य वहां जाते हुए एक नौकर से पूछती हैं, सुनो, क्या रुद्र कल घर आए थे? वो नौकर ना में सिर हिलाते हुए कहता है, मैम नहीं, सर घर नहीं आए। हाँ, लेकिन उनका बॉडीगार्ड जियान रात को घर आया था, पर सुबह जल्दी जल्दी में वो भी कहीं निकल गया। ये सुनकर अन्या कुछ परेशान हो जाती है, लेकिन वो अपने भाव को छुपाते हुए इस नौकर को जाने का इशारा करती है। वो नौकर भी वहां से चला जाता है। अब अन्या बेचैन सी वापस अपने कमरे में चली जाती है। सी रुद्र के पूरे रात घर न आने पर अन्या का दिल बेचैन हुए जा रहा था। वो अभी ठीक से रुद्र को जानती भी नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में दिग्विजय जी का ख्याल आया। वो खुद से कहती है, इनके बारे में जरूर दादाजी को कुछ पता होगा, पर डायरेक्ट जाकर पूछना कुछ अजीब है। फिर अन्या कुछ सोचकर अपने डेली के कामों के लिए चली जाती है। नाश्ते के समय सब आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अन्या सबको सर्व करती हैं। वहां बैठे किसी ने भी रुद्र का कोई जिक्र नहीं किया और अन्या की कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। सबके चले जाने के बाद अन्या अपने दिल की उथल पुथल लेकर अपने कमरे में आ जाती है। पूरा दिन उसकी बेचैनी और रुद्र के ख्यालों में गुजरता है। अन्या को खुद नहीं पता आखिर उसे रुद्र के न होने से इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी। दिन के साथ रातें भी वैसे ही गुजरी और साथ ही हफ्ते भी। रुद्र पूरे 1 हफ्ते से घर नहीं आया। अन्या को बस बातों ही बातों में इतना ही पता चला कि रुद्र किसी काम से बाहर गया है और कब आएगा किसी को इस बात की खबर नहीं। उसको रुद्र की काफी फिक्र होने लगी थी, लेकिन उसने ये बात अपनी मन में ही दबा दी, किसी को कुछ जाहिर नहीं होने दिया। एक शाम अन्या दादाजी के कमरे में जा रही थी। तभी उसकी नजर सामने से आते रेहान पर पड़ी। वो हंसते हुए तविश को किसी बात पर चिढ़ाते हुए अंदर आ रहा था। रेहान का सारा ध्यान तविश पर था, जो उसके पीछे होकर चल रहा था। तभी आकाश जी से उसकी टक्कर हो जाती है और उनके हाथ से शीशे का एक छोटे बॉक्स जैसी चीज छूटकर जमीन पर गिर जाती है, जिससे रेहान हड़बड़ा जाता है। पर जब उसकी नजर आकाश जी पर पड़ती है तो वो कुछ बोलते बोलते खामोश हो जाता है।
आकाश जी टूटे बॉक्स को देखकर गुस्से में आग बबूला होते हुए रेहान को काफी बेरुखी से देखते हैं। वो गुस्से में रेहान से कहते हैं, तुम एक बार फिर तुमने मुझसे मेरी कौशल्या की यादें छीन ली। तुम्हारी वजह से हर बार मुझे मेरी कौशल्या से दूर होना पड़ता है। दूर रहो मुझसे और मेरी कौशल्या की यादों से। रेहान अपने पिता से बातें ऐसी सुन चुप ही रहता है। उनकी बातें उसे अपने दिल में चुभन का एहसास दिला रही थीं। वो बिना कुछ जवाब दिए वहां से चला जाता है और तविश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वहीं अन्या को आकाश जी को खुद के बेटे से ऐसे बात करते देख आश्चर्य होता है। उसने ये बात काफी बार नोटिस किया था कि आकाश जी और उसके दोनों बेटों के बीच कुछ ठीक नहीं है। न बेटे को बाप से मतलब है, न बाप को बेटों से। उन्हें देख शायद ही कोई उनके रिश्ते का अंदाज लगा सकता। उसे लगा कि आकाश जी का स्वभाव ही ऐसा होगा, इसलिए वो किसी से बात नहीं करते। उसको रेहान के लिए काफी बुरा भी लगता है। वो उसके कमरे में चली जाती है। रेहान अपने रूम में शांत सा बस खिड़की के बाहर देख रहा था। तविश उससे बात करने की, उसे बहलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने किसी का जवाब नहीं दिया। तविश जानता था कि रेहान अभी काफी दुखी है और शायद ही किसी से कुछ शेयर करे, इसलिए वो भी वहीं उसके पास खड़ा हो गया, उसका साथ देने के लिए। तभी उसके कमरे का दरवाजा नॉक होता है और अन्या वहां अपने हाथ में एक मेडिकल बॉक्स लेकर अंदर आती है। रेहान अन्या को देख अपने दर्द को छुपाते हुए झूठी मुस्कान के साथ कहता है, अरे भाभी, आप मेरे कमरे में, कुछ काम था? अन्या हाँ में सिर हिलाते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठाती है और उसका हाथ आगे करके मेडिकल बॉक्स से दावा निकलकर लगाने लगती है। कांच के टूटने पर रेहान के हाथ में भी कट लग गया था। उस वक्त रेहान को इस बात का आइडिया ही नहीं था, लेकिन अन्या ने देख लिया था। वो प्यार से रेहान के हाथ की चोट साफ करके उसे दवा लगाती है। अब तक दोनों के बीच खामोशी थी। अन्या पट्टी करके बॉक्स बंद करती है, फिर रेहान की तरफ देखकर प्यार से उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहती हैं, रेहान तुम ठीक हो? अन्या का इतना कहने से रेहान के दिल का वो बंद दरवाजा टूट गया जो उस दर्द से भर चुका था। रेहान जल्दी से नीचे बैठकर अन्या की गोद में सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अन्या भी बिना कुछ कहे उसके सिर को प्यार से सहलाती है। रेहान काफी देर वैसे ही अन्या के गोद में सिर रखे खामोश सा बैठा रहता है। उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंद गिरते हैं, जिसे वो अन्या से छुपाकर पोंछ लेता है। रेहान को ऐसे देख अन्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हमेशा हंसते खेलते रहने वाले रेहान को यूं खामोश देखकर उसे ये जानने की इच्छा होने लगी कि आखिर क्या वजह है बाप बेटे के बीच की दूरी की। अन्या पूछना तो चाहती थी, लेकिन रेहान की हालत देख उसके जख्मों को कुरेदना उसे ठीक नहीं लगा। रेहान यूं ही अन्या के गोद में सिर रखकर सो गया। अन्या और तविश उसे बेड पर सुलाकर वहां से बाहर आ गए। तविश अन्या की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू भाभी, आपने रेहान को जो प्यार और अपनापन दिया उसे उसी की जरूरत है। अन्या तविश की बात सुनकर अपनी सोच में गुम होकर कहती हैं, तविश, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ, आखिर क्या वजह है डैड के ऐसे रेहान के प्रति रिएक्ट करने की? तविश कहता है, वजह कौशल्या आंटी की मौत से जुड़ी है और ये बात पता नहीं मैं कैसे कहूं। बेहतर होगा आप ये रेहान या दादाजी से ही पूछ लें। इतना बोल तविश वहां से चला जाता है और अन्या को सवालों में और उलझा देता है। अन्या कुछ सोचती है और अपने काम में लग जाती है। सबके डिनर के बाद अन्या दादाजी की दवाई और दूध का ग्लास लेकर उनके कमरे में जा ही रही थी कि उसका ध्यान आकाश जी के कमरे से आ रही आवाज पर जाता है। अन्या अपने कदम उस ओर बढ़ा देती है। दरवाजा खुला होने की वजह से वो अंदर आसानी से देख पा रही थी। आकाश जी अपने आसपास वहीं कांच के टुकड़े लिए बैठे थे और उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांच के टुकड़े तेज होने की वजह से जुड़ नहीं रहे थे। साथ ही उन्हें कट भी लग रहा था, जिससे आकाश जी काफी उदास होते हुए कहते हैं, कौशल्या, तुम्हारी एक भी याद को मैं खोने नहीं दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक करके रहूंगा। ये बोलकर वो वापस से कोशिश करते हैं, लेकिन न होने की वजह से वो उस सारे कांच के टुकड़ों को एक बॉक्स में रखकर कमरे की बालकनी में चले जाते हैं। अन्या ये सब ध्यान से देख रही थी। वो कुछ सोचते सोचते वापस से दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कमरे में दिग्विजय जी अपनी किताब पढ़ रहे थे। अन्या को आता देख वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपने मेरी आदत बिगाड़ दी है अन्या बेटा। फिर कुछ सोचकर अपनी बात सही करते हुए कहते हैं, मेरी ही नहीं, इस घर के हर सदस्य की आदत बिगाड़ दी है। अन्या अपनी सोच में ही गुम थी।
इसलिए वो उनकी बात पर कुछ नहीं कहती और चुपचाप उन्हें दवा और दूध दे देती है। दिग्विजय जी जब अन्या को परेशान देखते हैं तो वो उससे प्यार से पूछते हैं, अन्या बेटा क्या हुआ? कोई परेशानी है आपको? इतनी खोई खोई क्यों हो? रुद्र ने आपसे कुछ कहा? अन्या दिग्विजय जी के कहने पर जैसे होश में आती है, वो उन्हें देखकर अपना सिर पहले हाँ में फिर न में हिलती है। अन्या के ऐसा करने पर दिग्विजय जी उसे अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहते हैं, आप मेरे पास बैठो और अब बताओ बात क्या है? अन्या अपना सिर हाँ में हिलाकर उनके सामने बैठकर हिचकिचाते हुए कहती हैं, वो वो दादाजी, अगर मैं कुछ आपसे कुछ पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अन्या के ऐसे कहने पर दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए विश्वास के साथ कहते हैं, अन्या बेटा, मैं आपको इस घर की बहू बनाकर लाया था, लेकिन आपके अपनेपन और प्यार ने इस घर में और मेरे दिल में एक बेटी की जगह बना ली है। और एक बेटी इतना सोचकर अपने दादा से बात नहीं करती। आपको जो भी पूछना है, पूछे। अन्या दिग्विजय जी के ऐसे कहने पर एक गहरी सांस लेकर हुए कहती हैं, दादाजी, वो आज मैंने डैड को, रेहान को कुछ बुरा भला कहते सुना कि उसकी वजह से माँ उनसे दूर हो गई हैं। रेहान ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी उसके दिल का दर्द साफ बयां कर रही थी। डैड और रेहान के बीच ऐसा क्या है दादाजी जो माँ से जुड़ा है? क्यों एक पिता अपने खुद के बेटे से इस तरह बात करते हैं? उनका रिश्ता ऐसा बिखरा हुआ क्यों है? अन्या के सवाल सुनकर दिग्विजय जी खामोश हो गए। उन्हें कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा था कि अन्या के मन में ये सवाल एक न एक दिन जरूर आएगा। कुछ पुराने जख्म थे, जिन्हें वक्त भी भर नहीं पाया था। दिग्विजय जी खामोश से अन्या को देखते, उनका दिल कह रहा था, जो जख्म वक्त नहीं भर पाया, उसे शायद अन्या भर देगी। लेकिन दिग्विजय जी ने जैसे ही अपना मुंह कुछ कहने के लिए खोला ही था कि उनके कमरे का दरवाजा खोल रुद्र गुस्से में अंदर आता है। अन्या और दिग्विजय जी दोनों की नजर रुद्र पर जाती है। अन्या इतने दिनों बाद रुद्र को सही सलामत देख एक राहत की सांस लेती है। वही रुद्र अन्या को देख अपनी कड़क आवाज में दिग्विजय जी से कहता है, दादाजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, वो भी अकेले में। अकेले शब्द पर वो कुछ ज्यादा ही जोर देता है। अन्या समझ जाती है कि रुद्र उसे वहां से जाने को कह रहा है, इसलिए वो जल्दी से उठते हुए दिग्विजय जी से कहती हैं, दादाजी, मैं चलती हूँ, हम बाद में बात करेंगे। इतना बोल वो वहां से जल्दी से निकल जाती हैं। उसके निकलते ही रुद्र कमरे का दरवाजा काफी जोर से बंद करता है, जिसकी आवाज सुन अन्या सहम सी जाती है। वो समझ गई कि रुद्र इस वक्त काफी गुस्से में है और इस वक्त उसके सामने जाना सच में मौत को दावत देने जैसा है। वो वहां से अपने कमरे में न जाकर बाहर गार्डन में चली जाती है। रुद्र दिग्विजय जी के कमरे से 10 मिनट बाद गुस्से में निकलकर सीधे अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में अन्या को न देख वो अपना कमरा अंदर से बंद करके सीधा बेड पर लेट जाता है। उसके दिल दिमाग में इस वक्त अन्या के लिए गुस्सा और नफरत थी। वो अब तक उस सीन को भुला नहीं था जब अन्या किसी और लड़के के करीब थी। उसकी नजर में अन्या एक धोखेबाज और चालाक लड़की थी। सुबह का वक्त आकाश जी अपने कमरे में काफी परेशान से इधर उधर कुछ खोज रहे थे। जब अच्छे से खोजने के बाद भी उन्हें वो चीज नहीं मिलती, तो वो सीधा घर के नौकरों को बुलाते हैं और गुस्से में सबसे पूछते हैं, किसने मेरे कमरे से मेरी इज्जत के बिना मेरे चीजों को छूने की हिम्मत की? सभी नौकर सहमे से खड़े अपना सिर ना में हिलाते हैं। ये देख आकाश जी लगभग चीखते हुए कहते हैं, तो कहाँ गया वो बॉक्स? सच सच बताओ, मुझे नहीं। मैं वो इतना बोले ही थे कि मुन्ना भागकर उनके कमरे में आता है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स उनकी ओर बढ़ते हुए कहता है, साहब, शायद आप इस बॉक्स को ढूंढ रहे हैं। आकाश जी मुन्ना के हाथ में वो बॉक्स देख तुरंत उससे छीनकर उसे ठीक से देखने लगते हैं। जैसे ही वो बॉक्स खोलकर अंदर देखते हैं, उन्हें काफी हैरानी होती है। वो टूटे हुए बॉक्स को किसी ने काफी जतन से पहले जैसा बना दिया था और इसी के साथ ही जितनी दरारें थीं, उनको खूबसूरती से सजा दिया था। ये देख आकाश जी की आंखों में नमी तैर गई। उनकी कौशल्या की यादें वापस से उनके पास आ गई थीं। आकाश जी नम आंखों से मुन्ना को देखकर कहते हैं, ये तुमने? वो इतना ही कहे ही थे कि मुन्ना जल्दी से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं, नहीं साहब,